जय हिंद। आज हम लोग राष्ट्रपति पर बात करेंगे। राष्ट्रपति के बारे में जानेंगे राष्ट्रपति बनने के लिए क्या योग है, संविधान में कहाँ उल्लेख है, उसके बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। सबसे पहले जानेंगे कि राष्ट्रपति जो है संघ के कार्यपालिका की शक्ति में नाम मात्रक होता है। बोलता है कि पूरे शक्ति तो है बाकी उपयोग नहीं करता है। इसका उपयोग वास्तविक उपयोग करने वाला प्रधानमंत्री होता है। बोला जाता है कि राष्ट्रपति एक बुजुर्ग के समान है। जो घर में बुजुर्ग होता है ना, बुजुर्ग के पास पूरी शक्ति है लेकिन करने की पावर नहीं होता। उसी तरह राष्ट्रपति के पास है कि पूरे पावर होते घर में खुद से प्रयोग नहीं करता है। तो उससे बोला जाता है कि नाम मात्र का एक कार्यपालिका होता है। वास्तविक कार्यपालिका होता है प्रधानमंत्री। और बोला जाता है राष्ट्रपति का प्रथम नागरिक बोला जाता है। किसी राष्ट्र का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति। और आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि राष्ट्र की जगह पर राज दे देगा तो समझिए राज वो राज नहीं बोल रहा है, राष्ट्र के बारे में बोल रहा है। तो बोलेगा राज का प्रथम मुखिया कौन होता है? तो राष्ट्रपति। आशा करते हैं कि इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा। अनुच्छेद 52 में कहा गया है कि भारत के राष्ट्रपति का पद होगा। किसमें? अनुच्छेद 52 में। अनुच्छेद 52 में कहा गया है कि हमारे देश में एक राष्ट्रपति का पद होगा। इसी में उल्लेख है। अनुच्छेद 53 में कहा गया है संघ का कार्यपालिका का शक्ति। बोलता है कि संघ मतलब केंद्र सरकार, संघ मतलब केंद्र। तो कहा गया कि जो संघ में पावर है राष्ट्रपति के पास, उसके बारे में उल्लेख किया गया है। तो अगले वीडियो में इसको पूरे विस्तार से पढ़ेंगे कौन कौन सी पावर है। फिलहाल अभी रखना है कि इसमें शक्ति का अनुच्छेद किस में उल्लेख किया गया, तो 53 में। अगले वीडियो में हम अनुच्छेद, कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद था उसमें हम बताए हैं। यदि नहीं वीडियो देखें जाकर देख सकते हैं, उससे आपको समझ और बेहतर होगा। अनुच्छेद अब आते हैं हम लोग 54 में। अनुच्छेद कहाँ आते हैं? 54 में आते हैं। 54 में कहा गया कि निर्वाचन मंडल होगा। निर्वाचन मंडल होगा। निर्वाचन मंडल के मतलब हुआ कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेंगे। राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेंगे उसको बोलते हैं हम लोग निर्वाचन मंडल बोलते हैं। जो अनुच्छेद कितने उल्लेख है? 54 में। अनुच्छेद 54 में। आशा करते हैं कि 3 गो याद हो गया होगा आपको। 52 में क्या कहा गया है? राष्ट्रपति का पद होगा। 53 में कहा गया है संघ, बोलिए, संघ का कार्यपालिका की शक्ति, संघ कार्यपालिका की शक्ति। और 54 में कहा गया निर्वाचन मंडल के बारे। निर्वाचन मंडल में निर्वाचक सदस्य ही शामिल होंगे। जैसे लोकसभा का निर्वाचक जो सांसद होते हैं वो शामिल होंगे। राज्यसभा का जो भी सदस्य होते हैं निर्वाचन, वो शामिल होंगे। और राज्य का विधानमंडल में जो विधायक लोग होते हैं, जो निर्वाचक होता है, जो जनता द्वारा सीधे चुना हुआ रहता है, वही वोटिंग कर सकता है। और दिल्ली और एक पुडुचेरी, 2 ही केंद्र शासित प्रदेश है जो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग ले सकता है। आशा करते हैं कितना समझ में आ गया होगा। बाकी यहाँ पर एक बात याद रखना है, विधान परिषद राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता है। आपसे पूछेगा कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग नहीं लेता है, तो विधान परिषद।
आपसे प्रश्न पूछेगा, बताइए कौन केंद्र शासित प्रदेश राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेता है? तो दिल्ली और पुडुचेरी, दिल्ली और पुडुचेरी। अब आते हैं हम लोग अनुच्छेद 55 में। बोला गया है कि राष्ट्रपति का चुनाव होगा, कौन सा रीति रिवाज है? चुनाव का एक रीति रिवाज होता है ना, जिस तरह से आपको राष्ट्र विधान सभा में निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव प्रक्रिया शुरू होती है ना, उसी प्रकार राष्ट्रपति चुनाव में होता है। तो इसमें कहा गया है कि समान अनुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली का प्रयोग होगा। अब इसमें समझने की बात है, होता है कि कोई भी राज्य का हो, सभी का प्रतिनिधि समान होना चाहिए। जैसे मान लेते हैं बिहार का लोग है और उत्तर प्रदेश का लोग है, जो भी निर्वाचित सदस्य होगा दोनों में समान ही वैल्यू का होना चाहिए, इसमें कहा गया है। समान वैल्यू के लिए इसमें विधायक हर मत का एक होता है मूल्य, मूल्य निकाला जाता है। जैसे एक विधायक का मूल्य राज्यों की कुल जनसंख्या जितना होता है, इसको जनसंख्या पढ़ते हैं, जनसंख्या बटा राज्य के विधानसभा की निर्वाचित कुल सदस्य और गुने 1000 मतलब 1000। यदि ऐसे करके निकालते, मान लेते हैं कि जनसंख्या किसी राज्य की जनसंख्या आप मान लेते 1000 है और कुल निर्वाचित सदस्य मान लेते हैं 40 है, और 1000 से क्या किया गुना, तो इससे इसे कट गया, जो काट के आएगा इस समझिए एक विधायक का जो मत देगा उसका मूल्य होगा। उसी तरह संसद में भी होता है, ये आपका राज्य वाला बताए, इसमें संसद जो केंद्र में होता है संसद होता है, सभी राज्यों के विधायक जो होता है, विधायक के मतों के कुल मूल्य, जैसे पूरे राज्य है, राज्य के जितना विधायक है, विधायक के जितना भी उस मत का मूल्य हुआ पूरे जोड़कर फिर उसमें भागा देते हैं कुल निर्वाचित सदस्य, जो सांसद लोग निर्वाचित होते हैं, उसका निकल जाएगा आपका संसद का मत का मूल्य। इसमें क्या होता है कि मान लेते हैं आपका पूरे ऑल ओवर देखते इंडिया में, तो विधानमंडल का जो भी निर्वाचित सदस्य होता है 14,000 से बेसी होगा, और आपका संसद की बात करें 776 है। तो इसमें कहा गया कि समान अनुपातिक प्रतिनिधि, मतलब सभी तरह समान होना चाहिए। अब बताइए, आप ही पूछते हैं समान कैसे होगा, इस संसद का कितना सीट 773। आप बताइए कि राज्य विधानमंडल में कितना सदस्य 14,000, आप ही बोलते हैं कैसे समान होगा, नहीं होगा। तो आप इसमें समान कैसे, इसमें मत का मूल्य निकाला गया, देखिए इसमें मत का मूल्य हो जाएगा इसके तुलना में कम होगा, तो इसके बराबर हो जाएगा। मान लेते हैं इसका एक विधायक का मूल्य आया 500 और इसका हो जाएगा मान लेते हैं निकालने पर 7,000, समझा। तो इसका मूल्य हमेशा ज्यादा होता है, इसका कम होता है। और समझे, आशा करते हैं समझ में आ गया होगा आप लोग। अब आते हैं में एक वर्ड और आता है, एकल संक्रमणीय मत का प्रयोग। एकल संक्रमणीय का मतलब हुआ कि किसी विशेष क्षेत्र, मतलब बिहार है, बिहार हो गया, बिहार के मान लेते हैं एक कोई भी विधानसभा क्षेत्र, तो विधानसभा क्षेत्र से एक ही कोई आदमी जाएगा वहां वोट देने के लिए, तो वही कहा गया एकल संक्रमणीय मत का उपयोग, मतलब किसी एक क्षेत्र से लोग ही जो विधायक जो चुना होता है वोटिंग करेगा। हमेशा जान लीजिए कि अप्रत्यक्ष रूप से वोटिंग होता है, डायरेक्ट जनता नहीं करती है, जनता द्वारा जो प्रतिनिधि चुना रहता है वही जाकर वोटिंग कर सकता है। आशा करते हैं कितना आप लोग को समझ में आ गया होगा। इसमें याद रखने की बात यही है, समझे, आपसे प्रश्न यही पूछता है, बताइए कौन प्रणाली प्रयोग करता है, तो बोलना है समान अनुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली।
आप बताइए कौन मत है, तो एकल संकर में मत का उपयोग। बोलेगा प्रत्यक्ष क्या प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष। अब कुछ कोटा होता है, जैसे मान लेते हैं कोटा का मतलब हुआ कि कोई भी राष्ट्रपति बनना चाह रहा है, हर इच्छुक आदमी होता है कि हम भी राष्ट्रपति बने, समझे। तो उसमें कुछ वोट लाना होता है कम से कम, जैसे मान लेते हैं कुल मत पड़ा, उसमें से 50% प्लस 1 इतना वोट लाना पड़ता है, कम से कम 50% तो लाना ही पड़ेगा, कोई भी खड़ी होता है तो। यदि नहीं लाते हैं तो इसमें आप राष्ट्रपति नहीं बनिएगा। तो कुछ रीति इसमें कहा गया, जैसे मान लेते हैं कि 4 आदमी राष्ट्रपति के लिए खड़ी हुआ, जिसका नाम ए बी सी डी, चलिए खड़ी हुआ, तो इसी तरह एक मत पत्र मिलता है, जैसे पेपर मिलता था पहले ना, ऐसे मिलता है, और उसमें लिखा ऐसे कॉलम बनल रहता है, ऐसे कॉलम, और कोई मत देने के लिए गया विधायक लोग, तो उसका चॉइस लगा नहीं, हम एक उसमें रखने की मतलब हुआ ना कि मान लेते हैं कि बी को हम 1 में रखना चाहते हैं, 2 में रखना चाहते हैं, ठीक है, सी को 3 में, इसको 4 में। आप किसको पहले राष्ट्रपति के रूप में देखना चाहते हैं? हम मेरा एक ही मत हुआ कि बी 1 नंबर पर रखते हैं कि 1 नंबर में ही जीते, तो दूसरा में चॉइस रखे कि नहीं इसको हम रखते हैं, तीसरा में रखते हैं इसको, चौथा में रखते हैं इसको। तो इस रैंकी बाय रैंकी मतलब वोटिंग करना पड़ता है। हम लोग वोटिंग करते हैं तो ईवीएम में किसी को देते हैं, डाल के चलाते हैं ना, इसमें ऐसे नहीं होता है, इसमें चॉइस चुनना पड़ता है। 4 राष्ट्रपति है प्रतिनिधि खड़ी हुआ ना, तो चारों का वोटिंग करना पड़ेगा। हाँ, इसमें बताना होगा कि पहले किसको देखना चाहते हैं 1 नंबर में, तो 1 नंबर में लिखिएगा, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर। मान लेते हैं कि बी 50% वोटिंग नहीं लाया, यदि 50% वोटिंग लेके चलेगा तो राष्ट्रपति घोषित हो जाएगा, राष्ट्रपति घोषित हो जाएगा। अब यदि मान लेते हैं कि नहीं लाया है, तो क्या होगा, वोटिंग ये आदमी निकल जाएगा। अब दूसरा राउंड में होगा उसका गिनती, मान लेते हैं कि 2 नंबर में है, 2 नंबर में लोग वोटिंग किया इसको, इसमें काउंट करने लगा, तो दूसरा राउंड हो गया, और जिसका कम वोटिंग रहता है उसको रद्द की, मान लेते हैं इसका वोटिंग सबसे कम हो, इसे रद्द कर दिया जाएगा, और दूसरे राउंड में जो जिस 50% लाए उसको क्या किया जाएगा, राष्ट्रपति घोषित किया जाएगा। यदि राष्ट्रपति से चुनाव से रिलेटेड कोई भी यदि विवाद होता है तो याद रखिए सुप्रीम कोर्ट के पास से जाना होता है और ही सुलझाते हैं। तो आपसे प्रश्न किया जाएगा कि राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवाद कौन सुलझाता है, तो बोलिएगा सुप्रीम कोर्ट। कौन? सुप्रीम कोर्ट। आशा करते हैं कि इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब आते हैं हम लोग अनुच्छेद 56 में। अनुच्छेद 56 क्या बोलता है कि राष्ट्रपति के कार्यकाल, जब राष्ट्रपति शपथ लेते हैं, जिस दिन से शपथ लिए उसी दिन से स्टार्ट होता है। प्रश्न पूछता है, बताइए कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कब से शुरू होता है, तो शपथ लेने के बाद, ठीक है ना, तो कब तक? 5 वर्ष तक रहेगा, 5 वर्ष तक रहेगा। बीच में यदि ऐसा मृत्यु हो जाती है तो क्या होता है कि जो उपराष्ट्रपति होता है ना, वो राष्ट्रपति के रूप में भूमिका निभाएगा, राष्ट्रपति के रूप में भूमिका निभाया, जो राष्ट्रपति के जो सुविधा मिल रहा है वही उपराष्ट्रपति को मिल रहा है, ठीक है ना। अब हाँ, इसमें ध्यान रखने की बात है कि 6 महीना तक ही रह सकता है। यदि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति बना तो 6 महीने के बाद उसको चुनाव करना अनिवार्य है। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि बताइए कि राष्ट्रपति विचेवधि में यदि मृत्यु हो जाती है तो कितने महीने के बाद चुनाव कराना अनिवार्य है, तो बोलिएगा 6 माह। कितना? 6 माह। अब चलते हैं हम लोग अनुच्छेद 57 में, जो कहा गया पूर्ण चुनाव। इसमें पूर्ण निर्वाचन की बात हुई है कि बताइए कि कोई भी व्यक्ति कितना बार राष्ट्रपति बन सकता है, आपसे प्रश्न पूछा जाता है। तो हमारे देश में एक विशेषता यही है कि अन्य देशों की तुलना में अलग करता है कि हमारे संविधान में कहा गया कि राष्ट्रपति
आप जितना चाहें जितना दिन तक बन सकते हैं, जितना बार बन सकते हैं आप, इसमें कोई लिमिट नहीं है। हाँ, आप जैसे अमेरिका में चले जाइए, यूएसए में चले जाइए, वहां पे 2 ही बार बन सकते हैं, 2 बार, और अन्य देशों में भी है, क्योंकि हमारा देश में ऐसा नहीं है। बात समझे? तो एक राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, 2 बार राष्ट्रपति बने हैं, और सबसे लंबा अवधि उन्हीं का रहा है, आज तक को सभी नहीं रहा। अब आते हैं हम लोग अनुच्छेद 58 में। अनुच्छेद 58 में ये बात किया गया है योग्यता की, और राष्ट्रपति बनने के लिए योग्यता होनी चाहिए ना, तो सभी रिक्शा चलाने वाला भी राष्ट्रपति बनने की आकांक्षा रखता है। तो बताइए कि एक पद के लिए कितना लोग भीड़ लग जाएगा, है ना। तो बोला जाता है कि भारत के नागरिक होना जरूरी है, भारत का नागरिक होना जरूरी है। उसके लिए उसका 35 वर्ष होना बहुत जरूरी है। 35 वर्ष से एक दिन भी कम हो गया तब राष्ट्रपति नहीं बन सकते हैं। फिर कहा गया कि लोकसभा का सदस्य का निर्वाचित होने का योग हो, जैसे लोकसभा का सदस्य का निर्वाचित होता है उसका ना, उस योग होना चाहिए आपको, और लाभ के पद पर न होंगे, जैसे सरकारी नौकरी। हाँ, याद रखिए, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, यदि कोई मंत्री, ये सब लाभ के पद पर नहीं आता है। यदि देखते हैं हम लोग कि कोई मंत्री बन रहता है, तब पर भी देखते हैं कि चुनाव लड़ता है, समझे, चुनाव लड़ता है कि नहीं लड़ता है? क्यों लड़ता है? क्योंकि जो भी मंत्री का पद है, वो पद लाभ के पद के अंतर्गत नहीं आता है, सरकारी नौकरी के अंतर्गत नहीं आता है। तो याद रखिए, तो लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए सरकारी नौकरी। हाँ, इतना तो होना चाहिए, इसके अलावा राव होना चाहिए, इतना तो हो गया। पागल भी नहीं होना चाहिए, दिमाग का कोई भी ऐसा मस्तिष्क बिगड़ल नहीं होना चाहिए। इसमें कहा गया है कि 50 प्रस्तावक होना चाहिए। अब 50 क्या होना चाहिए? अनुमोदक। 50 सांसद, आपको 50 सांसद जो होना चाहिए, समर्थन होना चाहिए, अनुमोदन भी करना लिख कर कि हाँ, हम इस आदमी को राष्ट्रपति के रूप में देखना चाहते हैं। ऐसा तो सभी व्यक्ति राष्ट्रपति बन जाएगा। तो देखते हैं ना कि जिसका बहुमत केंद्र सरकार में रहता है ना, उसी का राष्ट्रपति बनता है, समझे, क्योंकि उसी का ज्यादा सांसद है, तो उसी तो समर्थन कर रहा है ना, और उसी ज्यादा वोटिंग करेगा, तो जीतेगा कौन? बस समझे। तो 50 संसद का समर्थन और अनुमोदन जरूरी होता है। जैसे हम मुखिया का कोई भी चुनाव कराते हैं तो उसमें प्रस्तावक खोजा जाता है, अनुमोदक खोजा जाता है कि बताइए कौन है आपका। जिसी तरह इसमें भी होता है 50-50। इसमें और होता है आपका 15,000 जमानत राशि, समझे। जब राष्ट्रपति के रूप में खड़े होइएगा ना, तो 15,000 रुपया जमा करना पड़ता है आरबीआई के पास, ठीक है। और जब आदि आप 1/6 वोट नहीं लाते हैं, मान लेते हैं 1/, जितना कुल वोट पड़ा उसका 1/6 वोट लाइए, समझे, नहीं लाते हैं तो ये राशि आपका जब्त हो जाएगा, तो आरबीआई फिर आपको पैसा लौटाएगा नहीं। तो इतना वोट लाना जरूरी होता है, हर जगह पे होता है, हर स्तर पर होता है। आपको भी मुखिया हो गया, वार्ड हो गया, और कोई विधायक हो गया, कोई भी आप चुनाव लड़ते हैं, इतना लाना होना अनिवार्य है। आशा करते हैं कि इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। 60 में आते हैं। 60 में कहा गया है शपथ के बारे में। अब बताइए कि शपथ कौन दिलाएगा जी? शपथ दिलाता है मुख्य न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश, समझे, मुख्य न्यायाधीश। यदि मुख्य न्यायाधीश नहीं होते हैं तो वहां पर वरिष्ठ जो न्यायाधीश होते हैं वो आपका शपथ दिलाते हैं राष्ट्रपति को, बात समझे। राष्ट्रपति की शपथ कौन दिलाता है? तो मुख्य न्यायाधीश, और मुख्य न्यायाधीश नहीं रहे तो वरिष्ठ न्यायाधीश।
वरिष्ठ मतलब समझे, वरिष्ठ मतलब हुआ कि सबसे बूढ़ा बुजुर्ग, उम्र में सबसे बड़ा, समझे, उसे वरिष्ठ बोलते हैं। अब आते हैं हम लोग अनुच्छेद 61 में। अनुच्छेद 61 में कहा गया है कि महाभियोग। महाभियोग के मतलब हुआ कि राष्ट्रपति संविधान के अंतर्गत कोई काम ऐसा नहीं करता है जिससे क्या होता है, उल्लंघन हो सकता है। जो भी काम करना है कि संविधान के अंतर्गत ही करना है। आप यदि संविधान को उल्लंघन करते हैं तो आप पर क्या हो सकता है, महाभियोग लग सकता है। जैसे यहाँ पर समझते हैं महाभियोग के बारे में। मान लेते हैं संविधान का उल्लंघन कर दिया राष्ट्रपति, ठीक है, तो महाभियोग लगाना है, हटाना है उसका। तो हटाने के लिए संसद का आपका कितने सदन होता है, 2 सदन होता है। एक होता है क्या, राज्य सभा, एक होता है लोकसभा। तब दोनों ही सदन है ना, दोनों से कोई भी सदन से आप प्रस्ताव को पारित कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि इसी से पास करना है, इसी से, समझा। किसको हटाना, राष्ट्रपति को हटाना। तो हटाने, मान लेते हैं कि इस सदन से प्रस्ताव पारित हुआ, तो प्रस्ताव को यदि आप इसको हटाना चाहते हैं तो पहले आप लिखित रूप से राष्ट्रपति के 14 दिन पहले सूचित कर दीजिए, 14 दिन पहले सूचित कर दीजिए कि आपको हम हटाना चाहते हैं महाभियोग के द्वारा। तो आप राष्ट्रपति भी सोचेगा क्यों भाई, कैसे हटाना चाहता है, क्या हम गलती किए। तो 14 दिन पहले सूचित करना अनिवार्य होता है महाभियोग के पहले, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर यदि प्रस्ताव को पेश करना है तो पेश करने के लिए कम से कम जितना विधायक उतना 1/4 लोगों का समर्थन होना चाहिए। जैसे मान लेते हैं कि आपका पूरे संसद में विधायक हो गया, मान लेते हैं पूरा उपस्थित, जितना उपस्थित होता है उतने बोल रहे हैं कि मान लेते हैं कि 80 लोग उपस्थित हैं संसद में, तो इसका 1/4 कितना हो गया, इसको भागा देंगे तो कितना, 20 लोग का समर्थन होना जरूरी होगा, समझे। तब आप इसका महाभियोग का कोई प्रस्ताव ला सकते हैं। आप कहेगा पारित कैसे होता है, तो पारित कम से कम 2/3 लोग का समर्थन होना चाहिए। जितना वहां उपस्थित रहेगा ना, वहां कितना होना चाहिए, 2/3 का समर्थन, तब कोई प्रस्ताव पास होगा। क्या होगा, पास होगा। अब इतना महाभियोग जब हो गया तब इसको बाद में राष्ट्रपति को क्या किया जाएगा, हटा दिया जाएगा, समझे। और हटाने के बाद भी अब चुनाव 6 महीने बाद करा सकते हैं। तो आशा करते हैं कि आप लोग कितना समझ में आ गया होगा। एक बार और रिपीट कर लेते हैं हम लोग। बताइए अनुच्छेद 52 में क्या कहा गया है, एक राष्ट्रपति होगा भारत का, ठीक है। 53 में क्या कहा गया है, संघ की क्या होगा, कार्यपालिका की शक्ति। 54 में क्या कहा गया है, निर्वाचक मंडल, ठीक है ना। फिर उसके बाद में 55 में क्या कहा गया है, बताइए चुनाव की जो प्रक्रिया रीति रिवाज है उसके बारे में कहा गया। 56 में क्या कहा गया है, बोलिए कार्यकाल के, कितना कार्यकाल, 5 साल, कितना, 5 साल। फिर 57 में क्या कहा गया, पूर्ण चुनाव, आप जितना दिन तक आप बचते हैं उतना दिन तक चुनाव लड़ सकते हैं और राष्ट्रपति बन सकते हैं। 57 में कहा गया। 58 में क्या कहा गया, योग्यता, अब योग्यता क्या होना चाहिए राष्ट्रपति बनने के लिए, तो सभी राष्ट्रपति बनेगा। फिर उसके बाद में 60 में कहा गया शपथ, क्या कहा गया, शपथ। फिर उसके बाद में 61 में क्या गया, महाभियोग। महाभियोग के द्वारा क्या करते हैं हम लोग, राष्ट्रपति को हटाते हैं। तो आशा करते हैं कि आप लोग को इतना समझ में आ गया होगा। 1-2 बार इसको खुद इसको स्क्रीनशॉट लेकर जहाँ भी जाते हैं एक बार उसको देखने का प्रयास करिए। अगले वीडियो में इसको विस्तार से बताएंगे जो बची हुई भाग है। जय हिंद।